हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए आपकी खिदमत में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पर मैं वीडियो पेश करने जा रहा हूं। सो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए बिना किसी वक्त ज़ाया किए हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे रेफ्यूजी क्राइसिस के बारे में, जो पोलैंड और बेलारूस की सरहद पर जिस विकट परिस्थिति का निर्माण हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, विश्व के बाकी मुल्कों के तुलना में यूरोप के जितने भी देशों हैं वो काफ़ी समृद्ध और खुशहाल देशों में से एक है, लेकिन उनमें भी जितना पीला इतना सोना नहीं, ऐसी परिस्थिति भी है। जैसे कि उन देशों में ग्रीस, यूक्रेन, पोलैंड, बेलारूस, पोर्टुगल, मोल्डोवा इतने समृद्ध नहीं है। अगर बात करें ग्रीस और पोर्टुगल की, ये दोनों देशों के अर्थतंत्र नादारी यानी कि बैंकरप्सी के कगार पर आकर खड़ा हुआ है, और ग्रीस में तो उससे भी काफ़ी खस्ता हालत हो गई थी आज से 2-3 साल पहले। वहाँ तो एटीएम में भी पैसे यानी कि कैश की किल्लत हो गई थी। यानी ऐसे सिचुएशन आई थी कि ग्रीस जैसे पूरे का पूरा देश एक नादार हो गया था, यानी कि बैंक करप्ट हो गया था। और उनमें भी बात करें तो बेलारूस की बात करें तो 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, जब सोवियत संघ से अलग अलग मेरे हिसाब से 14 से 15 मुल्क अलग हुए, उनमें से बेलारूस भी एक था। यानी कि सोवियत संघ से डाइवोर्स होने के बाद यानी कि अलग होने के बाद बेलारूस रशिया के मुकाबले विकास के मामले में काफ़ी पिछड़ गया था। और बेलारूस के अलावा जितने भी पूर्वीय यूरोपियन यूनियन के देशों हैं वो रशियन की जो गवर्नमेंट है पुतिन की गतिविधियों से परेशान है, या फिर उनमें भी रशिया जैसे कुछ लक्षण पाए जाते हैं या फिर पाए गए हैं। और लक्षण के मामले में बेलारूस बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ अभी भी तानाशाही है। ऐसा माना जाता है कि बेलारूस का जो शासक है यानी कि तानाशाह है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जिसको यूरोप का आखिरी तानाशाह भी माना जाता है। अब बेलारूस की बात करें तो बेलारूस के भूगोल के बारे में, तो बेलारूस का 40% भूभाग जंगलों से घिरा हुआ है। इसलिए बेलारूस यानी कि बेलारूस में जितने भी जंगल विस्तार है उसको यूरोप के फेफड़े के तौर पर जाना जाता है, जो यूरोपियन लंग्स के मामले में जाना जाता है। दोस्तों, हमारे मानव शरीर में लंग्स का काम है, जो भी सांस लेते हैं, जो भी हवा हमारे शरीर के अंदर जाती है, वहाँ हमारे फेफड़े में फिल्टर होकर बाकी के शरीर के अंगों में वो सप्लाई करता है। यानी अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के पूरे अंगों में वो सप्लाई करता है। वैसे भी जंगलों का काम है वातावरण में से कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एब्सॉर्ब करके हमें ऑक्सीजन प्रदान करना। इसलिए बेलारूसियन जंगलों को यूरोप के फेफड़े कहा जाता है। और बात करें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ यानी कि बेलारूस में आलू से बनने वाली पैनकेक यहाँ काफ़ी हॉट फेवरेट डिश मानी जाती है। यहाँ तकरीबन 30,000 स्पोर्ट्स वेन्यू स्थित है, यानी कि स्पोर्ट्स वेन्यू का यानी कि बेलारूस में स्पोर्ट्स पर ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। इसके अलावा फुटबॉल, हैंडबॉल, आइस हॉकी यहाँ की लोकप्रिय स्पोर्ट्स है। यहाँ की आम नागरिक काफ़ी मिलनसार और लागणीशील माने जाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल भी होते हैं फॉरेनर्स के प्रति। वो अपने सहानुभूति भी दर्शाने में कोई पीछे नहीं करते। लेकिन वहाँ का तानाशाह आम नागरिकों से बिल्कुल विपरीत और काफ़ी क्रूर है, जुल्मी एवं लागणीहीन तानाशाह बताया जाता है। और बात करें यूरोपियन बाइसन, बेलारूसी जंगलों का मुख्य आकर्षण है। बाइसन का मतलब होता है एक बड़ा सा भैंसा, यानी और अमेरिकन बाइसन, दो तरीके के बाइसन आते हैं। इनमें से यूरोपियन बाइसन जो ज़्यादातर बेलारूस के जंगलों में पाया जाता है, एक बड़ा भैंसा होता है, यानी कि यूरोपियन बफेलो का है इन शॉर्ट, तो भी कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन बेलारूसी पब्लिक यानी कि बात करें तो बेलारूसियन बाइसन यानी कि यूरोपियन बाइसन, उसकी तादाद सिर्फ 500 ही बचे हैं। यानी कि जो पहले जो उसका शिकार होता था, इससे जो यूरोपियन बाइसन है उसकी तादाद
घटकर सिर्फ 500 ही रह गई है। आगे चलते हैं तो बेलारूसी पब्लिक का मानना है कि घर में सीटी बजाने से लक्ष्मी जी चली जाती है, ऐसा उसकी अंधश्रद्धा है। दोस्तों, जैसे कि हम हिंदुस्तान में भी अंधश्रद्धा होती है कि चलो चलो भाई गई बिल्ली हमारा रास्ता काट दे तो अपशुकन माना जाता है, वैसे ही बेलारूस में भी ऐसे अंधश्रद्धा है जो इतना हमारे हिंदुस्तान से भी मॉडर्न देश होने के बावजूद कि अगर हम घर में सीटी बजाए तो वहाँ लक्ष्मी चली जाती है, ऐसा उनका मानना है। उसके अलावा बेलारूस में आलू की 300 से भी ज़्यादा रेसिपीज बनती है और मिलती है। वहाँ के लोगों की थाली में कोई आलू की कोई चीज़ ना हो ऐसा बिल्कुल हो नहीं सकता। उनमें से सबसे फेवरेट डिश है तुकमाची, जो एक प्रकार की आलू से बनी हुई एक केक है। बात करें कि 7-8 साल पहले सीरिया, लेबनान, इराक जैसे देशों में आतंकवाद एवं सिविल वॉर जैसे घटनाएं होने की वजह से वहाँ के लोग अब अपने अपने घर, वतन और देश छोड़कर भाग गए थे। कुछ लोग यूरोपियन यूनियन की ओर भागे थे और कुछ एशियाई देशों की ओर वो भाग गए थे एज ए रेफ्यूजी के तौर पर, जिसमें शरणार्थियों के पुनर्वसन की समस्या यानी कि रेफ्यूजी क्राइसिस जैसी परिस्थिति का निर्माण हुआ था। लाखों शरणार्थी यानी कि रेफ्यूजीज यूरोप में पहुंच गए थे। उसमें बेलारूस ने भी रेफ्यूजीज को तहे दिल से स्वागत किया था और अपने देश में पनाह दी थी, ताकि बेलारूस को कुछ जितने भी बेचारे जो शरणार्थियाँ थे, जो रेफ्यूजीज थी, उसको कुछ हद तक बेलारूस में रहन बसेरा मिल सके, उसी आशा के साथ वो बेलारूस में स्थायी हो गए थे। लेकिन अब तानाशाह यानी कि बेलारूस का तानाशाह है, जो यूरोप का आखिरी तानाशाह माना जाता है, जिसका नाम है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ने अपना रंग गिरगिट की तरह बदलना शुरू कर दिया। उसने अब उन शरणार्थियों को बेलारूस की कातिल ठंड में भूखे प्यासे छोड़ दिया उनके हाल पर, और रेफ्यूजीज को पोलैंड सरहद के ऊपर भेज दिया गया और उनके हाथ में वायर कटर्स थमा दिए गए और कहा कि आप पोलैंड के जरिए यूरोपियन यूनियन में घुस जाओ। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि उसके सामने पोलैंड की सेना स्टैंड टू पोजीशन में खड़ी हुई थी और शरणार्थियों की जब जितनी तादाद बढ़ती गई तब से वो पोलैंड, जो पोलैंड की सरकार है, पोलैंड की मिलिट्री है, वो अब एक्शन मोड में आ गई है। यानी जो भी शरणार्थी जो पोलैंड के जो मिलिट्री है उसके ऑफिशियल्स, जितने भी ऑफिशियल्स है, उसके परमिशन के बिना घुस जाते हैं तो उसको अरेस्ट किया जाता है और वहाँ के पोलैंड के सरहद पर बने जो डिटेंशन कैंप है वहाँ उसको डिटेन किया जाता है। अगर शरणार्थी यानी कि जो रेफ्यूजीज है जो बिना परमिशन पोलैंड के सरहद में घुस जाते हैं या फिर घुसने की कोशिश करते हैं तो शायद पोलैंड की सेना उनको वहीं पर ही गोली मार देती है या फिर वहाँ ही उसको शूट करके उसकी ज़िंदगी का खात्मा भी कर सकती है। ऐसा भी एक डर होता है रेफ्यूजीज के मन में। अब पोलैंड की सेना के ऊपर धर्म संकट की परिस्थिति आ गई है, क्योंकि बॉर्डर पर घुसने वाले कोई दूसरे मुल्क के सैनिक या फिर आतंकवादी तो नहीं है, लेकिन वो बेचारे निहत थे, भूखे प्यासे और लाचार मुसीबत के मारे रेफ्यूजीज है, तो भला वे उन पर गोली कैसे चला सकते हैं। ये भी उनके मन में चिंता का विषय है और ये चिंता बिल्कुल जायज़ भी है। ऐसा पापी खुराफाती ख्याल लुकाशेंको जैसे दुराचारी तानाशाह के दिमाग में ही ऐसे ख्याल आ सकते हैं। पहले उन्होंने रेफ्यूजीज को अपने देश में पनाह दी और फिर यूरोपियन यूनियन से बदला लेने के लिए उन्होंने मौका पाते ही उन्होंने सारे रेफ्यूजीज को हाथ में वायर कटर्स थमाकर पोलैंड के बॉर्डर पर ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़ दिया। उनमें से जो सशक्त है, जो शरणार्थी, वो अपनी ताकत के जोर पर वो पोलैंड के सेना में अगर घुस जाता है वो उसका नसीब। जो बेचारे कमज़ोर है, बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं, अगर जो उसके पोलैंड के सेना के हाथ में हत्थे चढ़ गए तो उसको डिटेंशन कैंप में भेजा जाता है और उनके ऊपर सितम या फिर जुल्म गुजारा जाता है। इसलिए जिन्हें हम कहें तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बैकग्राउंड के बारे में, वो कैसा है, वो किस तरह से बेलारूस में सत्ता उन्होंने हासिल की थी और किस तरह अपने तानाशाही गतिविधियों ने उन्हें धीरे धीरे पूरे बेलारूस में बढ़ा दी। तो बात करते हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, जो 1994 में बेलारूस की सत्ता के बागडोर उन्होंने संभाल ली। इलेक्शन में गफला करके उन्होंने प्रेसिडेंट की पोस्ट हासिल की, यानी कि छल कपट से उन्होंने
यानी जिसे कहते हैं ना चीटिंग करके वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस का जो प्रेसिडेंट बन गया है। उसके बाद बेलारूस में 5 बार इलेक्शन हुए, लेकिन हर एक इलेक्शन में लुकाशेंको गफला करके अपनी सत्ता की कमान टिकाई रखने में वो सफल हो ही जाता है। दोस्तों, आपने कभी सुना होगा या फिर अपने पेपर में या फिर न्यूज़पेपर में या फिर अपने टीवी के माध्यम से, समाचार माध्यम में जितने भी न्यूज़ होते हैं उसके माध्यम से आपने जाना होगा कि कुछ महीनों पहले लाखों बेलारूसी नागरिक लुकाशेंको के खिलाफ उसके विरोध में रास्ते पर उतर आए थे, लेकिन वो जन आक्रोश का उसके ऊपर कोई असर न पड़ा। वो फिर से एक बार लुकाशेंको है वो बेलारूस का तानाशाह बन गया और बेलारूस का एक प्रेसिडेंट भी बन गया ऐसे तानाशाह के तौर पर। लेकिन यूरोपियन यूनियन बेलारूसी नागरिकों के समर्थन में है। यूरोपियन यूनियन ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को सबक सिखाने के लिए या फिर उसको दंडित करने के लिए उन्होंने बेलारूस के ऊपर कई आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं, लेकिन उसका फाइनल इम्पैक्ट तो बेचारे भोले भाले और मासूम बेलारूसी नागरिकों के ऊपर ही पड़ेगा। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने बदला लेने के लिए लुकाशेंको ने, यानी यूरोपियन यूनियन से, जो यूरोपियन यूनियन ने कितने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए बेलारूस के ऊपर, उसका बदला लेने के लिए तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने एक चाल चली। उन्होंने अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने जो शरणार्थियों थे, जो रेफ्यूजीज थे, उन्होंने उसका हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर लाखों शरणार्थी या फिर रेफ्यूजीज भूख, प्यास और ठंड से स्ट्रगल कर रहे थे। उनमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। यूरोपियन यूनियन में भी कोई सरहद नहीं है, लेकिन बेलारूस यूरोपियन यूनियन में न होने की वजह से पोलैंड और बेलारूस के बीच बॉर्डर का निर्माण किया गया था। इसलिए आप कोई भी यूरोपियन यूनियन के कोई भी देश में चले जाइए या फिर एक देश से दूसरे देश जाना हो यूरोपियन यूनियन के, आपको चाहे जाना हो ग्रीस से जर्मनी जाना हो या फिर जर्मनी से नेदरलैंड जाना हो, तो वहाँ आप ट्रेन के ज़रिए या फिर आप बस के ज़रिए आराम से जा सकते हैं। लेकिन बेलारूस यूरोपियन यूनियन के बगल में होने के बावजूद भी वो हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए वीज़ा ज़रूरी है, क्योंकि बेलारूस यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है। इसलिए पोलैंड और बेलारूस दो आपसी पड़ोसी मुल्क होने के बावजूद वहाँ बॉर्डर का निर्माण किया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि रेफ्यूजीज को दुनिया सहानुभूति के अलावा कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि वैसे भी कोरोना काल की वजह से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था आर्थिक तौर पर बदहाल यानी कि कमज़ोर हो गई थी। ऐसे में किसी भी यूरोपियन यूनियन के देश को बेलारूस से युद्ध लड़कर पंगा लेना व्यर्थ रहेगा। दूसरी ओर लुकाशेंको को रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन का खुला समर्थन है। लुकाशेंको ने धमकी दी है यूरोपियन यूनियन को कि अगर यूरोपियन यूनियन बेलारूस के खिलाफ कोई भी कड़े कदम उठाता है तो वो, यानी कि बेलारूस का जो तानाशाह है अलेक्जेंडर लुकाशेंको, तो उनके पास यानी कि बेलारूस से गुजरने वाली जो गैस पाइपलाइन है उसको वो कायमी तौर पर बंद कर देगा। यानी कि जो गैस की सप्लाई जो बेलारूस के रशिया से जो गैस पाइपलाइन है, रशिया से जो गैस मिलता है यूरोपियन यूनियन को, जो बेलारूस होकर वो पाइपलाइन गुजरती है, वो पाइपलाइन का सप्लाई ही बंद कर देगा गैस का। यानी कि यूरोपियन यूनियन में गैस की किल्लत ज़रूर होगी। और वैसे भी ऐसे मामले में यूरोपियन यूनियन की गर्दन बेलारूस के शिकंजे में है, क्योंकि जिसका बेलारूसियन तानाशाह लुकाशेंको बखूबी से फ़ायदा उठा रहा है। यूरोप में गैस की किल्लत है और यूरोप को रशिया बड़े पैमाने पर गैस की आपूर्ति करता है, और यूक्रेन जो है रशिया के पास का एक मुल्क है, तो वो यूरोपियन यूनियन को गेहूं की बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। यानी कि यूरोपियन यूनियन को रशियन जितने भी देश है उससे उसकी मदद मिलती है, या फिर गैस के रूप में या फिर गेहूं के रूप में। अगर जो रशिया या फिर बेलारूस अगर वहाँ से खफा हो जाता है, यूरोपियन यूनियन से खफा हो जाता है और गैस सप्लाई बंद कर देता है, तो यूरोपियन यूनियन में बहुत ही भारी एक गैस की किल्लत होगी, क्योंकि गैस के जितने भी दाम हैं, जितने भी गैस कंपनियों के दाम हैं, वो ब्रिटेन हो, जो ब्रेक्जिट हो गया है यूरोपियन यूनियन से ब्रेक्जिट के ज़रिए, या फिर यूरोपियन यूनियन के बाकी जो 27 मुल्क है वहाँ गैस की
एक प्रकार की शॉर्टेज होगी और वहाँ का जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। यूरोपियन यूनियन को गैस की आपूर्ति के लिए विशाल पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाया गया है जो बेलारूस से होकर ही गुजरती है। यूरोपियन यूनियन में वैसे भी जो गैस की कीमत है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, और वैसे अगर लुकाशेंको गैस पाइपलाइन को बंद कर देता है तो यूरोप का अर्थतंत्र पूरी तरह से बदहाल हो जाएगा और डगमगा जाएगा, और यूरोपियन यूनियन में एनर्जी क्राइसिस जैसा माहौल हो जाएगा। रेफ्यूजीज को सबसे ज़्यादा तादाद रेफ्यूजीज में है, जो सबसे ज़्यादा तादाद है वो इराकी कुर्दों की है, और ऐसे में पोलैंड के राष्ट्रपति ने कहा कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड रूस में बैठा है, यानी उन्होंने इशारों में ही पुतिन के ऊपर निशाना साध लिया था। इस जंग में जीत चाहे बेलारूस की हो या फिर यूरोपियन यूनियन की, लेकिन चटनी तो रेफ्यूजीज की ही पिसने वाली है। इससे पता चलता है कि यूनाइटेड नेशंस कितना लाचार है, जो ऐसे सिचुएशन के ऊपर एक्टिवली कोई कदम नहीं उठा पाता, और या नहीं तो वो अलेक्जेंडर लुकाशेंको जैसे तानाशाहों पर नियंत्रण रख सकता है। अगर ऐसे में शरणार्थियों बेलारूस वापस चले जाते हैं तो वहाँ की मिलिट्री उनके ऊपर सितम गुजार कर उसको मारकर वापस पोलैंड के बॉर्डर पर ही भेज देती है, और घने जंगलों में ठंड, भूख और प्यास से हालत बुरी हो सकती है जो रेफ्यूजीज है उसकी। अगर जो पोलैंड की सरहद में घुस जाते हैं तो पोलैंड की सेना उनको डिटेंशन सेंटर में कैद कर लेगी और वहाँ उसके ऊपर सितम गुजारेगी, या फिर उसको ऑन द स्पॉट शूट कर देगी उसकी बॉर्डर पर। जो इसके अलावा जितने भी बाल्टिक देश है उसमें लातविया है, लिथुआनिया है और इस्टोनिया है। जब जो रशियन फेडरेशन यानी कि यूएसएसआर का जो विघटन हुआ था, जब वो अलग हुए थे, उसमें से जितने देश अलग हुए थे 1991 में, उनमें से पहले जो 3 देश है यानी कि लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, वो पहले रशियन फेडरेशन यानी कि यूएसएसआर से अलग हुए थे। वहाँ भी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा शरणार्थी डिटेंशन सेंटर में स्थित है यानी फिर मौजूद है। अगर इतिहास के पन्ने को पलटाया जाए तो पोलैंड की बात करें तो वो पोलैंड वही देश है जहाँ सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जर्मनी का तानाशाह हिटलर ने, वहाँ एक स्थल है ऑश्विट्ज़, वो ऑश्विट्ज़ नामक जो स्थल था उस जगह पर उन्होंने नाज़ी कॉन्सेंट्रेशन कैंप कहते हैं वो बनाया था। वहाँ जितने भी यूरोपियन यूनियन या फिर जर्मनी से जितने भी जूइश लोग थे उनको पकड़ कर यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लाया जाता था, उसके ऊपर सितम गुजारा जाता था और वहाँ गैस चैम्बर में डालकर उसकी निर्मम हत्या की जाती थी। तो वो सबसे बड़ा दर्दनाक डिटेंशन सेंटर था उस पोलैंड के ऑश्विट्ज़ में। और जो अगर जो ऐसे हालत पर कंट्रोल नहीं रखा गया तो पोलैंड में फिर से एक बार दूसरे विश्व युद्ध जैसे यानी कि ऑश्विट्ज़ जैसे माहौल बन सकता है। पोलैंड में जो जैसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर की तरह, तो वो जितने भी विश्व के जितने भी देश है उसके लिए अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हिटलर जो जर्मनी का था, वो विलन का रोल निभा रहा था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, लेकिन यहाँ कोई वर्ल्ड वॉर जैसी नौबत नहीं है। फिर भी यहाँ बेलारूस का तानाशाह लुकाशेंको इधर पोलैंड में जो परिस्थिति का जो रेफ्यूजी क्राइसिस का निर्माण हुआ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार बेलारूस का तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको है। उसका सॉल्यूशन भी है जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। तो फिर ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए यूरोपियन यूनियन के पास क्या ऑप्शंस हैं या फिर क्या सॉल्यूशंस है? तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो पहला सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि विश्व के जितने भी शरणार्थियों हैं जो यूरोपियन देशों या फिर यूरोपियन यूनियन के देशों के बॉर्डर के इर्द गिर्द जो स्थित है, मौजूद है, जो शरणार्थी जो सीरिया, अफगानिस्तान के हैं, जो जहाँ सिविल वॉर या फिर आतंकवाद की वजह से त्रस्त होकर अपने देश, अपने मुल्क, अपना घर बार छोड़कर वहाँ रेफ्यूजीज की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं उन्हें साथ मिलकर सभी शरणार्थियों को समान तौर पर यानी कि समान हिस्सों में पनाह देनी चाहिए। यानी कि
एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि चलो मान लो कि यूरोपियन यूनियन में कुल मिलाकर 2,70,000 रेफ्यूजीज है यूरोपियन यूनियन के बॉर्डर के आसपास। तो यूरोपियन यूनियन के जो 27 देश है, अगर उससे डिवाइड किया जाए 2,70,000 से, तो बचते हैं 1,000। यानी कि यूरोपियन यूनियन के जितने भी 27 देश हैं, उनको आपस में एक समझौता साइन करके हर एक देश को 1,000 जो शरणार्थी है उसको अपने देश में पनाह देनी होगी, ताकि किसी भी देश पर रेफ्यूजीज भारी ना पड़ सके या फिर किसी भी देश के ऊपर वो निर्भर ना हो सके, यानी फिर किसी भी देश शरणार्थियों को पनाह देने के जैसे उम्दा कार्य करने में उस देश का अर्थतंत्र नहीं डगमगा जाए। ये एक सॉल्यूशन है। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि यूरोपियन यूनियन को एशिया, खास करके भारत और यूएस की गैस कंपनियों के साथ पाइपलाइन प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट करके रशिया के ऊपर से उनके जो गैस की आपूर्ति के मामले में निर्भरता घटानी चाहिए। खासकर ब्रेक्जिट होने के बाद ब्रिटेन से करीबी बढ़ानी होगी, या फिर लुकाशेंको और पुतिन के रिश्तों में दरार डालनी होगी। ये भी एक जियोपॉलिटिकल गेम खेलना होगा। या फिर तीसरा ऑप्शन ये भी है कि जो सऊदी अरब है, यूएई है, दुबई है, या फिर दक्षिण अमेरिका देश है वेनेजुएला, जहाँ बड़े पैमाने पर कुदरती गैस या फिर बड़े बड़े अच्छे संसाधन हैं, मिनरल्स बड़े पैमाने पर जो हासिल किए जाते हैं, ऐसे देशों के साथ उनको MOU करना चाहिए। या फिर यूरोपियन यूनियन को फिनलैंड के जरिए गल्फ ऑफ फिनलैंड के थ्रू रशिया के साथ डायरेक्ट पाइपलाइन बनानी होगी या फिर पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम करना होगा, जिससे बेलारूस कभी भी बीच में नहीं आएगा। और अगर जो फेवरेबल हो तो अंडर वाटर गैस पाइपलाइन हो। आम तो जनरली ऑन द लैंड ही गैस पाइपलाइन होती है, लेकिन अंडर वाटर जो गैस पाइपलाइन हो तो सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यूएन को यूरोपियन यूनियन में रेफ्यूजी के लिए एक टेंट सिटी बनाने के लिए फंडिंग देकर उनको पनाह देने में मदद हो सकता है। उसको रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, उसको पुनर्वसन, यानी कि वो फिर से यूरोपियन यूनियन के अलग अलग देशों में रह सके। इसलिए यूरोपियन यूनियन को एक देश या फिर 2-3 देश ऐसे पकड़ने होंगे कि जहाँ अच्छी खासी जगह हो, खुली जगह हो, वहाँ टेंट सिटी को डेवलप करना होगा। वहाँ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए यूरोपियन यूनियन के कंसर्न देशों को उनको फंडिंग देना होगा। तो तब जाकर रेफ्यूजीज की जो रहने की समस्या है तो वो कुछ हद तक हल हो सकती है। बेलारूस को यूरोपियन यूनियन में शामिल करके बेलारूस को रशिया से आइसोलेट करके पुतिन की जो आंचल है, पुतिन के जो उसके रहम रहा है, उससे लुकाशेंको को दूर करना होगा। तब जाकर लुकाशेंको अलग थलग हो जाएगा और बेलारूस के ऊपर यूरोपियन यूनियन पूरी तरह से हावी हो जाएंगे। चीन की तरह ही यूरोपियन यूनियन को बेलारूस को लोन के तौर पर आर्थिक सहायता देकर उसको कर्ज के पहाड़ तले दबाकर उनकी श्योरिटी के तौर पर, लोन के बदले में जो श्योरिटी देते हैं तो उनके तौर पर बेलारूस से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट रखवाना होगा, यानी श्योरिटी के तौर पर। और फिर जब बेलारूस लोन का भुगतान नहीं कर पाएगा या फिर लोन का भुगतान करने में असमर्थ रहेगा, तब वो पूरे गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जब्त करना होगा, जिससे बेलारूस की गैस पाइपलाइन को लीज के तौर पर हासिल करना होगा। यानी कि जिस तरह चीन ने श्रीलंका से लीज पे हम्बनटोटा बंदरगाह जो हासिल किया था, उसी मॉडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल लुकाशेंको के खिलाफ करना होगा। तब जाकर लुकाशेंको कुछ हद तक वो डरेगा और सहमेगा। दूसरे ये भी रास्ता हो सकता है कि या फिर एक ट्रीटी करनी होगी, यानी एक ट्रीटी के तहत इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया और उसके समेत यूक्रेन उसको यूरोपियन यूनियन में शामिल करके बेलारूस और रशिया के ऊपर राजनीतिक दबाव बनाना होगा, जिसको कहते हैं जियोपॉलिटिकल प्रेशर। क्योंकि जब भी मेरे को याद है कि 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, पहले ये 3 देश यानी कौन कौन से, लातविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया, पहले यूरोपियन यूनियन से अलग हुए थे। या फिर बेलारूस को राजनीतिक तौर पर घेरना होगा, यानी कि रशिया और बेलारूस के दुश्मन के साथ यूरोपियन यूनियन को हाथ मिलाना होगा, जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। उसी मॉडस ऑपरेंडी पे चल के बेलारूस और
रशिया को एक अलग कर देना होगा यूरोपियन यूनियन से या फिर पूरी दुनिया से, ताकि और उसके दुश्मन है तो उसको अपने साथ में ले लेना होगा, ताकि बेलारूस और जो रशिया है तो वो कुछ हद तक मेंटली वीक हो जाए और रशिया बेलारूस और यूरोपियन यूनियन के संबंधों को सुधारने के लिए वो पहले पहल करे। या फिर यूरोपियन यूनियन को एशियाई देशों के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेशन करना होगा, खास करके एशियन कंपनियों के साथ और स्पेशली भारतीय कंपनी एवं यूएई और दुबई की गैस पाइपलाइन के रिलेटेड जितनी भी कंपनियां हैं उसके साथ उसको हाथ मिलाना होगा या फिर कोलैबोरेशन करना होगा। या फिर यूरोपियन यूनियन को एक प्रोजेक्ट की मुहिम चलानी होगी जिसका नाम ऐसा होना चाहिए कि यूरेशिया पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तौर पर भागीदारी में साझेदारी में काम करना होगा। या फिर ये भी कर सकते हैं कि वो ब्रिटेन जो ब्रेक्जिट के चलते यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था, लेकिन ऐसे मौके पर ब्रिटेन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके उनकी या फिर अमेरिकन जो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के रिलेटेड जितनी भी कंपनी है उसके साथ उसको गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट हासिल करना होगा, या फिर उसी के तौर पर गैस की आपूर्ति कर सकते हैं। या फिर टर्की के जरिए यूएई दुबई से गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट या फिर ईरान के जरिए वो गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट हासिल कर सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस यूरोपियन यूनियन के पास खुले हैं जिसका इस्तेमाल करके रशिया एवं बेलारूस पर यूरोपियन यूनियन प्रेशर बना सकता है। तो दोस्तों, कैसे लगे आज की मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आने वाले ऐसे कई और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक नियमित अंतराल तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू।